Hello, everyone. I'm back with another young person today. Right now, we have with us Neeraj Kumar. Neeraj said that he may speak quite a bit in Hindi. कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी अपनी ही भाषा है, बोलनी चाहिए, सुननी भी यस। चाहिए। तो ओवर टू यू यस। नीरज। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के पूरनपुरा गांव से बिलोंग करता हूँ। और ये बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पे एजुकेशन जैसी चीजें नहीं है। तो मैं आज जो भी बात मेरी होगी कि तो मैं कैसे स्कूलिंग मेरी अच्छी हुई, फिर मैं कैसे एकेडमिया में आया, और आज मैं कहाँ तक हूँ, कितनी ग्रोथ मैंने कर पाई, मैं कुछ आगे के वीडियो में मैं यही चीजें बताऊंगा। तो बताइए। मेरा बचपन सर, मेरा बचपन इतना खास नहीं रहा था। मेरे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं थे। तो हम क्या करते थे कि उस समय मैंने अपने पेरेंट्स, वही अराउंड मैं 9 ईयर और 10 ईयर का ओल्ड जब था, तो मैं उस समय अपने पेरेंट्स के साथ खेती वेती में काम करता था। और उसके साथ साथ पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट ऐसे आया कि मेरे सिबलिंग्स जो थे वो लोग जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे जो भी थे। और उस समय मिड डे मील आया था। तो हमें ये होता था कि मिड डे मील में कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और वजीफा पॉलिसी चलती थी उस समय, वजीफा मिलता था कुछ पैसे। तो हमारे सिबलिंग्स को सारी चीजें मिलती, तो वो स्कूल जाते, तो मैं खाने के पर्पज से स्कूल जाता था। तो स्कूल जाते जाते मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा और मैं पढ़ने लगा। फिर मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया। तो एडमिशन के बाद फिर मैं थोड़ा सा, मेरे भाई और मेरी फैमिली डायनामिक्स उतनी सही नहीं रही। तो फिर मैं थर्ड फोर्थ क्लास में ठीक पढ़ा, फोर्थ क्लास तक। और फोर्थ क्लास के बाद मैं जब फोर्थ क्लास में था, तो उस समय फैमिली डायनेमिक्स जब गड़बड़ हुई, तो सर क्या हुआ कि मैं एक साल, जब मैं फिफ्थ में गया जस्ट, तो उस समय मैं पापा के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए खेती में। वहाँ के जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में सब्जियां उगाई जाती थी, मैं वो सेल करता था मार्केट में जाके। बहुत ज्यादा एज नहीं थी, 10 10 11 साल की एज थी। तो मैं करते करते वो मेरी पढ़ाई 6 मंथ की छूट गई, फिफ्थ क्लास की। तो मैं जब वो गैप हो गया, तो पेरेंट्स ने अराउंड नवंबर में मुझसे बोला कि स्कूल जाओ। तो मैंने कहा कि अब स्कूल में कैसे कवर अप कर पाऊंगा, 6 मंथ ऑलरेडी हो गए हैं। लेकिन ये भी था, उस समय भी मुझे इतना तो समझ आ गई थी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अपनी लाइफ तो सक्षम बनानी है, सही बनानी है। तो उस समय आ गया था मेरे अंदर ये, क्योंकि डिफिकल्टीज ऑलरेडी मैं देख चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि तब मुझे, मेरे एक दोस्त के साथ, मेरे इस गांव में एक्चुअली 3 लोग ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे। और नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल स्कूल है, और इंडिया में ये राजीव गांधी सर के समय में आया था। और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है, और जो अच्छी चीजें अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। ये उनके लिए स्कूल बहुत अच्छा है, टॉप स्कूल इंडिया में माना जाता है। तो हम उसने बोला कि चलो फॉर्म डाल देते हैं और चलते हैं, एंट्रेंस देते हैं। तो मुझे लगा कि 6 मंथ ऑलरेडी मेरे खराब हो चुके हैं, ये ईयर मेरा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रिपरेशन कर लें इसी की, और एग्जाम ही दे देते हैं, कुछ कर लेते हैं इस समय, इस साल में जितना भी टाइम मेरे पास बचा है। तो मैंने उस समय फिर वो फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद मैंने प्रिपरेशन करी अराउंड 2 2 मंथ की। मैथमेटिक्स और हिंदी मेरी वहां तक सही थी, मतलब जितनी भी बेसिक उस समय जरूरत होती थी, वो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, ये सारे बेसिक्स मेरे क्लियर थे। तो मैंने वो एंट्रेंस दिया, और वो एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया। वो एंट्रेंस क्लियर हो गया, तो मैं जब स्कूल में पहुंच रहा था, तो मुझे सबसे बड़ी जो उस समय टेंशन थी वो ये थी कि मेरे साथ जो लोग वहां जाने वाले हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप बच्चे होने वाले हैं। हम्म। और वो बच्चे अच्छे स्कूल से आ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनके पास सारे एटिकेट्स हैं बात करने का, उठने बैठने का तरीका। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं बड़ा नर्वस था। फिर मैं जब स्कूल में पहुंचा, तो वहाँ पे जो फैकल्टीज थी, जो टीचर्स थे,
वो बहुत अच्छे मिले, वो बहुत वेलकमिंग थे। तो उस समय मेरे जो हाउस मास्टर रहे, वहाँ रेसिडेंशियल सेटअप है नवोदय विद्यालय, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे एक बच्चे की तरह ग्रीट किया, वेलकम किया। फिर मैंने वहाँ पे मतलब जब पहला ईयर मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे समझ आ गया कि पढ़ना तो है, और पढ़ लेंगे, पढ़ के यहाँ पे तब तक, क्योंकि मुझे नहीं कोई जानता था, मैं नर्वस रहता था, मेरे पास अच्छे क्लॉथ नहीं होते थे, तो वहाँ पे एक चीज का ये था कि वो क्लॉथ दिखने वाला सीन नहीं था, वहाँ पे ड्रेस रहती थी, सब कुछ खाने पीने को तो सब सेम लगते थे। वो वाला नर्वसनेस मेरी खत्म हो चुकी थी कि क्लास आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो चीज खत्म हो चुकी थी, आप क्या पहनते हो वो चीज खत्म हो चुकी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। और फिर मैं वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ते पढ़ते एट्थ तक पहुंचा तो मुझे मतलब मैं अच्छा हो गया था, मेरी क्लास में एक वो बन गई थी कि ये बच्चा ठीक पढ़ता है। तो एट्थ तक फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगा, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और मैं थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करने लगा। फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पे रेसिडेंशियल सिस्टम में नवोदय विद्यालय क्या करता है कि ट्रांसफर करता है आपको एक साल के लिए, माइग्रेशन, कल्चरल चेंज के लिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए माइग्रेट करते हो एक साल के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए। तो मैं महाराष्ट्र गया, और महाराष्ट्र जब गया तो मेरे लिए वो पूरा मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। जब मैं महाराष्ट्र गया तो वहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स थे तो वो बहुत क्विक थे, क्विक एकेडमिया में, मतलब वो जो जैसे वो मेरे साथ मुझे याद है कि मेरे क्लासमेट्स थे तो वो कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, टीचर पढ़ा नहीं रहा फिर भी वो धीरे धीरे बैठ के अपना दिमाग लगा के अपना कॉन्शियस यूज करके वो क्वेश्चन कर पा रहा है, जबकि वो टॉपिक पढ़ाए भी नहीं गए। वो कोई ऐसा आ रहा है कि इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बोल रहा है, इतनी फ्लुएंट बोल रहा है कि मुझे, मेरे लिए तो वो सपने जैसा था। तो मुझे बहुत वो ऐसा लगा कि मैं कहाँ, अभी तो कहीं पे नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तो मैंने वहां पे फिर एक साल और बहुत मेहनत करी। मेहनत करते करते वहां पे मैंने अपनी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर ली। मैथमेटिक्स जब बहुत अच्छी कर ली तो वहां पे मतलब यहाँ से वहां पे जो मैथमेटिक्स की मेरी टीचर थी वो बहुत फेमस थी मेरे स्कूल में कि अगर उनका पेपर तुम पास कर ले गए तो मतलब तुम्हें मैथमेटिक्स आती है, क्योंकि वो बहुत पढ़ाती भी बहुत अच्छा थी, और वो मार्किंग इस उनकी बहुत इस रहती थी, वो बड़े ध्यान से सब चीजें ध्यान रखती थी। तो मैं गया पहले अटेम्प्ट में, उनका पहला पेपर ही मुझसे क्लियर हो गया, और उसके लिए ठीक है सर। We had an internet glitch. It is over now. And Neeraj will continue. He was telling us about his mathematics teacher. So वहां से शुरू करो नीरज। सो मैथमेटिक्स की वो, तो मेरे, आप बताओ अपनी मैथमेटिक्स टीचर का। हाँ, तो जब उन जो भी हमारे यहाँ से माइग्रेशन जाते थे तो वो लोग बड़े प्रिपरेशन के साथ जाते थे कि मैथ्स पहले स्ट्रांग कर लेते हैं फिर चलते हैं, नहीं तो वहाँ पे फेल हो जाएंगे। और मैं उन 2 महीनों में अपने घर के सारे जितने भी हमारे घर में काम होते थे, जैसे मूंगफली खुदाई मेरे यहाँ उस समय चलती थी जून में जुलाई में, और तरबूज की खेती होती थी, गेहूं कटाई होती थी, अप्रैल के बाद जितना भी, मैं पूरा टाइम उसमें इन्वॉल्व रहता था। तो उस साल मैं मूंगफली खोदते खोदते आखिरी दिन मैं सारी खुदवा के और तब जा रहा था। तो गया, मैं थोड़ा सा नर्वस तो था, कि डर तो था कि सब प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, मैं ऐसे जा रहा हूँ, बट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा, मैं करता गया, मैम के साथ ही करता गया, और मैं उनके पेपर भी पास करता गया। लास्ट जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मतलब मेरे 72 के राउंड थे 75 में। तो मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर गया उस समय। तो उसके बाद जब मैं अपने स्कूल फिर से लौटा तो मैं फिर अपनी स्टडी वैसी ही मेंटेन करने लगा 10th में। तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि पढ़ना, मुझे, मैं पढ़ाई के लिए ही उस स्कूल में गया था, मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, तो मुझे वैल्यू पता चल रही थी कि मैं गवर्नमेंट का भी पैसा अगर यहाँ पे लग रहा है जो टैक्स से जा रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वर्थ इट बनाया जाए। तो मैं फिर 10th में पढ़ा, 10th में जितना भी मेरे पास अवेयरनेस थी, जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी थी, मैंने अच्छा पढ़ के मैंने 85% स्कोर किया।
और फिर उसके बाद 11th आया। 11th में मैंने प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कि 10th तक तो ठीक है, ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, 10th के बाद जब 11th में एडमिशन लेने जाते हो तो आपका ये होता है कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें, आप क्या करियर पाथ देख रहे हो। तो वहां पे मेरे पास मेजर डिलेमा आया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या चूज करूं। क्योंकि आखिर में आपके पास जहां भी आप जा रहे हो, जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, वहां पे आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं वो बहुत बड़ा मैटर है। तो मेरे फादर, मेरे भैया, ये सारे लोग बोल रहे थे कि आप बीटेक, मतलब साइंस ले लो और बीटेक कर लेना। प्रॉब्लम यह है कि उनको नहीं पता था कि बीटेक में क्या क्या चीजें लगती, कितना फाइनेंस जाता है, कितने साल का कोर्स होता है, उनको उतना आइडिया नहीं था। उनको जितना भी, ज्यादा मेरे घर में कोई एजुकेटेड नहीं है, तो उनको कोई अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन के बारे में। तो मैं उन बोल रहे थे, जिस किसी ने बता दिया उनको तो वही बोल रहे थे कि तुम बीटेक कर लो। अब मुझे देख के चलना था कि मेरी कंडीशन क्या है और मैं क्या चूज कर रहा हूँ। मैं 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी तो बीटेक में इससे कम तो कहीं पे लगता ही नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, इवन आईआईटीज में भी मैंने उस समय पता किया था तो आई थिंक 7-8 लाख रुपए था। तो मैंने कहा कि ये तो कोर्स मेरे लिए नहीं बना है, शायद मैं इसमें नहीं जा सकता। तो मैंने फिर भी, मेरा ये था कि अगर मैं मेंस क्लियर करता हूँ तो कोचिंग के लिए फिर मैं देखूंगा कि कोई मुझे ऑफर कर देगा। अगर मैं मेंस में अच्छी रैंक लेके आता हूँ तो मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा स्टार्ट किया था। तो जब सब्जेक्ट में पढ़ रहा था, फिजिक्स में अच्छी पढ़ रहा था, मुझे फिजिक्स अच्छी भी लगी। बट बाद में आते आते कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज आए और मेरा गैप हो गया 11th में ही। फिर कोविड लग गया। अब जब मैं कोविड लग गया तो मेरे पास और एक मेजर चैलेंज आया कि मैं घर पे कभी पढ़ा नहीं। क्योंकि मैं घर जाता तो काम में इन्वॉल्व होता था और मैं पूरा स्कूल का जितना भी टाइम मिलता था मैं प्रॉपर यूज करता था। खाता अच्छा था क्योंकि खाना अच्छा मिलता था वहाँ पे, और सब चीज, सब रिसोर्सेज मिलते थे तो मैं फुल्ली यूटिलाइज करता था उनको। मैंने कभी वहाँ पे कोई खराब कुछ भी नहीं किया कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो मैं जब मतलब डिसाइड कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चूज करूं। फिर मैंने कहा कि मुझे जॉब तो जल्दी चाहिए। अब जॉब जल्दी चाहिए कि जॉब का तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं। जॉब उस समय बच्चा एक तो यही सोचता जॉब जल्दी चाहिए, लेकिन मुझे दुनियादारी स्कूल के अंदर रह के पता नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था बाहर का कि कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं। तो मैं साइंस ले ली और साइंस में अच्छा पढ़ा, फिजिक्स पसंद आई, बट बीच में खराब हो गया जब कोविड का सीन हुआ। जब कोविड आया तो कोविड में मैं बहुत परेशान हो गया। तो जब मैं आज 11th की मार्च में मैं मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो मैं घर चला गया। तो घर जाने के बाद मैं घर पे, मैंने सोचा कि जुलाई में खुल जाएगा, कोविड का समय है, जुलाई में खुल जाएगा, जुलाई से मैं पढ़ लूंगा तब भी मैं कर ले जाऊंगा। और जुलाई से, मतलब मार्च से मैं जुलाई पहुंच गया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर नोटिस आई, फिर धीरे धीरे एक्सटेंडेड नोटिस, एक्सटेंडेड नोटिस, उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं घर के कामों में इन्वॉल्व रह गया। उस समय मैं खेती पूरी मैं संभालने लगा क्योंकि उस समय तक बड़ा हो गया था थोड़ा, 11 में आ गया था, 15-16 साल का हो गया था। तो 16-17 साल का हो गया था तो उस समय मैं पूरे खेती के संभालने में, मेरे भाई जो थे वो अपना अलग अलग कामों में इन्वॉल्व हो गए। तो वो मेरा, हाँ, आप बोलो। तो वो 1.5 साल का टाइम, मार्च से दोबारा जुलाई आ गई, तब तक मैं घर से नहीं निकला। मार्च से जुलाई आई, फिर जुलाई आई, तो वो 1.5 साल का मेरा पूरा पीरियड मेरा खराब गया। मतलब एकेडमिया से मैं प्रॉपर दूर हो गया। फिर जब अप्रैल में एग्जाम कैंसिल हुए, बोर्ड एग्जाम, तो मुझे ये रिलीफ मिला कि एग्जाम कैंसिल हुए, कम से कम मैं रिवाइव कर सकता हूँ अपने आप को। क्योंकि उस समय मेरी ये हालत थी, मैं एग्जाम शायद पास भी नहीं कर पाता। मेरे पास कोई ऐसा कोई बैकअप नहीं था कि मैं दोबारा से कैसे कंटिन्यू करूंगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं बचा था। दूसरी चीज, उस समय मेरे पास इंटरनेट आया पहली बार। एग्जाम की पढ़ाई उस पे होगी, कंटिन्यू होगी, लेकिन इंटरनेट आया, मेरे घर में कोई इंटरनेट यूज नहीं करता था। मेरे घर में कोई एकेडमिया में नहीं था। मेरे घर में किसी को कुछ पता नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता था कि इंटरनेट कैसे यूज करें, इंटरनेट पे क्या यूज करें,
क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है, कितना यूज करें, ये मेजर प्रॉब्लम मेरे पास, इसमें मैं बहुत बुरी तरीके से इंडल्ज हुआ और इससे मेरी पढ़ाई और अफेक्ट हुई। तो मुझे अब रिवाइव करने का मौका यही था कि एग्जाम कैंसिल हो गए, अब बैठो चलो कहीं अच्छे लोगों के आसपास रुको और देखो वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। तो मेरे दो दोस्त थे और हम तीन, दो और दोस्त थे, हम तीसरे, तीनों हम साथ में पढ़ते थे स्कूल टाइम में। और हमारी एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि हम तीनों बहुत ग्रुप में पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो उनके साथ प्लान बना कि हम लोग चलते बाहर कानपुर आते हैं और 2-3 महीने अपने लगाते हैं, कोई कॉलेज सिक्योर करते हैं। क्योंकि कॉलेज जाएंगे तो हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, हमारे पास लोग ज्यादा होंगे, हम थोड़ा सोच पाएंगे। तो फिर मैं और मेरे दो दोस्त आए कानपुर और दो, हम आ गए थे जून में। तो 3 महीने में हम तीनों का एडमिशन हो गया। तो हमें कहीं खास नहीं मिला क्योंकि हम कुछ उस समय सोच नहीं पा रहे थे, मेरी मेंटल हालत बहुत खराब हो चुकी थी वहां तक। बाकी जो लोग थे उनका अपना फैमिली कंडीशन सही थी, उनकी अपनी ठीक रहा, उनका उतना खराब नहीं था मेरे जितना। तो वो लोग ज्वाइन किए। एक को मिला एमसीसी मद्रास, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, और दूसरे को मिला हंसराज। और मैं था, इंटर्न्स दे रहा था, तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया। अब हिस्ट्री, मैंने साइंस बैकग्राउंड का, तो एग्जाम उससे क्लियर नहीं हुआ। तो जब एग्जाम क्लियर नहीं हो तो मैंने फिर बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए मैंने फिर से अप्लाई किया। लेकिन तब तक मेरे यहाँ पे कानपुर में ही वहाँ पे खुल गया था, नया कोर्स चालू हो गया था, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। और जब इकोनॉमिक्स खुला तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम रेगुलर यहीं पे ज्वाइन करो और तुम, अब मेरा प्लान ये था कि मैं कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर लूं और उसके साथ साथ कहीं फॉर्म डाल के डिस्टेंस का कोर्स करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। बट मुझे डर ये था कि पता नहीं वो कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी हालत अभी ये हो रखी है। तो मैं बहुत उस समय वैसा था, डिलेमा में था, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम अभी रेगुलर ज्वाइन करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने उसी की बात फिर सुनी, मुझे लगा कि सही कह रहा है, अब मान लेना चाहिए, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो जो बता रहा है उसकी मान लो। वो मेरा एडमिशन यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी में करवा के गया और मैं पढ़ा यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा ये हुआ कि उस समय फैकल्टीज जो मुझे मिली, फैकल्टीज बहुत अच्छी मिल गई। दो ही फैकल्टीज थी, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा था। तो उन लोगों ने मुझे जो गाइडेंस दी वहां से, जो प्रॉपर मुझे बताया कि कैसे चीजें, क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, कैसे चलो। तो मुझे पहले 6 महीने कुछ समझ नहीं आया जब मैं इकोनॉमिक्स में इनरोल किया। बस वो जो बता रहे थे मैं ट्राई कर रहा था कि वो चीजें मैं करूं। तो मैंने फिर बुक रीडिंग स्टार्ट करी। बुक रीडिंग में मैंने हाल इकोनॉमिक्स के जितने भी माइक्रो सेक्शन, मैक्रो सेक्शन, वो मैंने पढ़ने स्टार्ट किए। तो मुझे धीरे धीरे समझ आया। और अच्छा, मैं तब तक मैं साइंस से परेशान हो चुका था क्योंकि मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक्सेल कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अब मुझे स्ट्रीम स्विच करने की जरूरत है। अब इस बीच में वो मेरा समय खराब था कि 1-1.5 साल मैंने कुछ पढ़ा नहीं। अब मैं पढ़ता था तो मेरे जो सपने थे वो थोड़ा बड़े ही थे। तो मैंने उस समय जब वहां से आया, जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे बीए कोर्स, तो मेरे दिमाग में ये था कि कॉलेज से ज्यादा मुझे मतलब रखना नहीं है और मुझे सेल्फ स्टडी करनी है और मुझे यूपीएससी देनी है। तो पहले 3 महीने मैंने यूपीएससी की तैयारी, मतलब उसका सिलेबस देखा, उसका इनिशियल स्टेज का पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं कुछ लोगों से कांटेक्ट में आया क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता था। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मेरी फील्ड में कौन आगे है, मैं उससे कांटेक्ट में आऊँ, उससे पता चले कि कहाँ कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे 4-5 लोग प्रिपरेशन वाले मेरी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ते देखा, मैंने उनको पढ़ते देखा, उनसे कुछ बातचीत हुई। तो तब मुझे पता चला कि मेरी पर्सनालिटी अभी है ही नहीं यूपीएससी के लिए। और उस समय नहीं थे, आज आप जो नीरज देख रहे हैं वो उस समय था ही नहीं, एकदम बच्चा, कुछ भी नहीं पता, गायब। तो मैंने सोचा कि चलो सब्जेक्ट जो अपने पास है उस पे फोकस करते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट करी। फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे टीचर्स ने जितनी भी चीज़ें बताई कि तुम मैथ्स ले लो, मैथ्स से इकोनॉमिक्स में यूज आएगी, फिर जो भी उन्होंने बताया मैं करता गया। आखिरी में आते आते मुझे ये डिसाइड हुआ कि मैं मुझे मास्टर्स करनी है। फाइनेंशियल चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, अभी भी वो चल रही, लेकिन मुझे वहाँ से, इस कॉलेज टाइम में इतनी मेरी ग्रोथ हो गई, मेंटल ग्रोथ हो गई कि मुझे अब लगता है कि
जॉब सिक्योर करना और पैसे कमाना और लिटरेट होना, तीनों चीजें अलग हैं। एजुकेट होना वो अलग है। तो मैं हमेशा अपने आप को इनहेंस करता गया कि हमें क्या चीज हम में कमी है, क्या चीज हमें बढ़ानी चाहिए, कौन सी स्किल या कहाँ पे मेरे थॉट्स अलाइन नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे फॉल्स नरेशन मेरे दिमाग में क्रिएट हो गए हैं। तो वो, क्योंकि मैं उन जगहों से आ रहा था जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, डावरी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, और जहाँ पे ग्रोथ नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, जहाँ पे कोई सोचता ही नहीं था। वो आज भी बस हमें क्या होता है कि हम अपना खाना जुटा लेते हैं और अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं, बस इतना हमारे वहाँ चलता है, बस उतना ही। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किलात होती थी क्योंकि मेरे आसपास कोई वहाँ पे होता नहीं था मुझे कुछ भी बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो सारे फॉल्स नरेशंस हटाए, और मुझे जो मेन डर था कि फाइनेंस नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे बड़ी परेशानी होती थी गोल डिसाइड करने में कि ये करूंगा तो क्या करूंगा, ये करूंगा तो क्या करूंगा, ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज। फिर मैं यहाँ पे जब थर्ड ईयर में पहुंचा, सेकेंड ईयर से मेरा डिसाइड हो गया क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ अच्छे बने। बहुत लोग नहीं थे, मैं बैच में 3-4 लोग, 7-8 लोग थे, उसमें से दो से मेरी अच्छी दोस्ती हुई, और बाकी मेरी फैकल्टी दो बहुत अच्छी मिल गई। तो सबके सपोर्ट से मैं जब थर्ड ईयर तक पहुंचा तो मेरा ये डिसाइड हो गया था कि मुझे इकोनॉमिक्स में ही रहना और रिसर्च पर। तो मैं सोचा कि अब रिसर्च परस्यू करनी, तो यहाँ का माहौल तो मैंने देख लिया, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे वर्क करती है और यहाँ पे चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो मुझे लगा था कि अब मुझे इन जगहों पे तो नहीं रहना, यहाँ परस्यू नहीं करना है, यहाँ से मुझे पीएचडी परस्यू नहीं करना, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना है, मुझे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने उसके इंट्रेंसेस देखने स्टार्ट किए कि कौन सा इंट्रेंस मैं दे सकता हूँ, कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि जेएनयू, डीएससी और आईजीआईडीआर ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक्स के फील्ड में माने जाते हैं, आईएसआई। तो मैंने फिर एंट्रेंस के सिलेबस निकाले। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकूं, मेरे पास वैसी फैकल्टी नहीं थी कि मैं उनसे जाके प्रॉपर कुछ सीख सकूं। वो लोग थे बट वो कर रहे थे, अब वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे पर्सनल तो नहीं मदद कर सकते हैं, जितना उनसे हो सकता है उतना उन्होंने किया। बट टॉप तो ओके, रिकॉर्डिंग फिर से शुरू है। बोलो नीरज, एमए की पढ़ाई, तो एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे थे। मैंने एमए फिर कहीं से एडमिशन तो नहीं लिया, फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि अगले साल मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाऊंगा और वहां से कुछ और जर्नी मेरी स्टार्ट होगी। और मुझे जैसा कि बताया कि रिसर्च में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो भी वर्क कर रही हैं, उन वो पॉलिसीज, जैसे एजुकेशन में हो या फिर फार्मर्स के लिए जो पॉलिसीज जो भी बनाई गई हैं, वो पॉलिसी ठीक है, आ रही है। जैसे पीडीएस सिस्टम ही इस समय चल रहा है, जैसे पॉवर्टी का जो इंडेक्सेस इस समय इंडिया के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। मैं पॉवर्टी लाइन के अंडर हूँ, मुझे मैं चीजें देख रहा हूँ, मैं चीजें फील कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे चेंजेस आने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ इंडिया बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और एक तरफ हम इतने नीचे हैं कि हम वहां से हमें कोई भी सपना देखने की हिम्मत नहीं होती है। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और मैं शायद अच्छा कर पाऊंगा, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। इसलिए मुझे अभी लगा कि, और मैं थोड़ा सा काम मुझे पसंद है कि मैं बैठ के काम ही करना मुझे पसंद है, तो मुझे लगा कि रिसर्च मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है बाकियों की अपेक्षा। तो मैं अभी वही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और हो सकता है मैं अगले साल अच्छी जगह पे होऊंगा। क्यों नहीं ये मेरी होगा? जर्नी थी। क्यों नहीं यस, होगा? अच्छा, ये होगा जर्नी सर। थी। और अभी तुम कहाँ हो? अभी सर मैं कानपुर में हूँ। कानपुर में। तो कैसे, क्या हाँ। कर रहे हो? कैसे रहते हो, कैसे संभाल रहे हो अपने आप को? सर, दोस्त मदद करते हैं और कुछ फैमिली सपोर्ट करती है, कभी दोस्त सपोर्ट करते हैं, कभी मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं
कोशिश करता हूँ कि मैं गिरूं ना। अगर प्रोग्रेस एक स्टेप भी आगे बढ़ रही तो बढ़ती रहे। हम्म, और मुझे मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब मैं गिरता भी हूँ तो वो मुझे उठा लेते हैं। हम्म, तो बस ऐसे ही चल रहा है सर। ठीक है। और तुम्हें ये लिंक्डइन का आइडिया कैसे आया? सर लिंक्डइन का मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे मैं इवन अपने अपोजिट जेंडर से बात तक नहीं करता था। मुझे बता रहा हूँ ना, फॉल्स नरेशन मेरे दिमाग में जो भी क्रिएट हुए। और मैं ग्रोथ माइंड का हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कौन सी चीज मुझसे छूट रही। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया, इवन मैंने ट्वेल्थ में मैं गूगल पे बहुत एक्टिव रहा, मैं इंटरनेट पे बहुत एक्टिव रहा। मुझे वहां से दिक्कतें भी हुई क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी, बट मैं अच्छी चीजें भी निकाल लेता था। तो मेरी आईडी तो मैंने ट्वेल्थ में बना ली थी, बट मुझे रीच आउट करना नहीं आ रहा था कि मैं किसको रीच आउट करूं, कैसे, क्या देखूं, कहाँ जाऊं। तो मेरी एक दोस्त है यहाँ पे कानपुर में जो बनी, तो वो थोड़ा सा उनके सिबलिंग्स एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, वो थोड़ा ठीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसका सपोर्ट मुझे बहुत मिला। तो वो जो भी करती थी मैं भी करता था। वो थोड़ा मुझे कम्युनिकेशन में वो मुझसे अच्छी थी, तो मुझसे वो मुझसे उससे मुझे ये मदद मिल जाती थी कि वो कहाँ पे कैसे कम्युनिकेट कर रही है। मेरी कम्युनिकेशन जो आज इम्प्रूव हुई है, मैं तो कहूंगा कि मैं उसी को देख देख के इम्प्रूव करता हूँ। नहीं तो हो सकता है आज मैं ऐसे बात भी नहीं कर पाता। तो मैं लिंक्डइन में फिर एक्टिव हुआ, और फिर मैंने रीच आउट करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास लोग गाइड करने के लिए नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि जैसे डीएससी में जो अभी एमए परस्यू कर रहा है, मैं उसको रैंडमली मैसेज करता था कि मैं यहाँ यहाँ से ये कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ आप कुछ बताएं। तो वो लोग बड़ा ग्रेसली मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। मुझे हमेशा लोगों ने मेरा अप्रोच जिसको मैंने अप्रोच किया उन्होंने मुझे गाइड किया। और शायद इसी वजह से मेरे पास, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस की कमी नहीं है। मैं अब मुझे लिंक्डइन के थ्रू मैं रीच आउट कर लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वहां से मदद मिल गई, तो लिंक्डइन पे मैं इसलिए हूँ अभी। Yes. और कुछ बताओ अपने जूनियर्स के, जो तुमने सीखा है इतनी जिंदगी में, क्या बताओगे उन्हें? जूनियर्स या जो भी ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मैं उनको एक चीज बोलूंगा कि आप ना कभी ऐसा मत सोचो कि आप निकल नहीं पाओगे। और आप ना अपने आसपास को देखते रहो। जैसे मैं जब छोटा था, तो मेरा जब सिलेक्शन पहली लिस्ट में नहीं हुआ नवोदय विद्यालय में, और नवोदय विद्यालय मेरे यहाँ खूब फेमस नहीं था, बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, मेरे यहाँ से दो बच्चे गए थे। और मुझे ये चीज पता थी कि वहाँ पे खाना, रहना, पढ़ना, पूरा एक्सपेंस गवर्नमेंट उठाती है, आप जीरो फीस पे पढ़ते हो। अभी कुछ फीस हो गई है ओबीसी और जनरल के लिए, और अदरवाइज एससी एसटी ये अभी भी एग्जेम्प्टेड हैं, गर्ल्स अभी भी एग्जेम्प्टेड हैं। तो जो भी लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप सिक्योर करो, आप थोड़ा सा अपना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर इतनी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इतना अवेयर हो जाते हैं, जब आप परिस्थितियां आपकी खराब होती है तो आप बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। तो आप अगर इतना मेच्योर हो रहे हैं, आपको समझ आने लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ी, कहाँ से हम निकल सकते हैं, तो आप रास्ते ढूंढो। और रास्ते ढूंढोगे, जैसे मैं जब स्कूल पहुंचा, जब स्कूल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अब तो मेरी लाइफ कहाँ गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहां पे जो सराउंडिंग है, वहां पे एल्कोहल, वहाँ पे अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हैं गाँव में। अभी भी मेरे मेरे सिबलिंग्स इवन इन्वॉल्व हो गए। तो वहाँ सब नॉर्मल चीजें हैं कि उनको ज्यादा लाइफ से नहीं मतलब है, वो कमाए खाए अपना बस हो गया, आज का पेट भरने का हो गया, आज का जितना आया हो सकता है वो पूरा एल्कोहल में कंज्यूम कर जाए, पूरा जितना भी वो अर्न किए हैं। तो वो चीजें मुझे बड़ा ट्रिगर करती थी, मुझे बहुत परेशान करती थी कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे शुरुआत से ये था कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तो मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने पापा को जाके बोला कि तो मैं वहां से आया लिस्ट देख के, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बैग गया घर पे। तो मैंने अपना वही डेली का काम, मेरे पास मवेशियां थी तो मैं चराने के लिए निकल गया। तो पापा मेरे पास वहीं पे गए, मेरे खेत के पास ही था मैं। तो बोले क्या रहा, तो मैंने कहा सिलेक्शन तो मेरा हुआ नहीं है, और आखिरी चीज मुझे और दे दो एक, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पॉसिबल है नहीं जिस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, जहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं।
वो कुछ यहाँ पे है नहीं। और मैं फॉर्मेलिटीज के तौर पे पढ़ता रहूंगा। अगर फॉर्मेलिटी ही करनी है तो मैं पढ़ता रहूंगा। पैरेलली मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे 4,000 रुपये आप दो, तो मैं ना अपना एक दुकान, छोटी सी शॉप ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। पापा मेरे मुझे इग्नोर करके चले गए, और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, बोले कहीं देखते हैं। और नहीं हुआ। फिर मैं धान काट रहा था, काटते काटते मेरी बहन लेके लेटर पहुंचती है और कहती है कि देखो कहीं से लेटर आया तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा मुझे कहाँ से लेटर आ गया इतने छोटे बच्चे के नाम का। मैंने उसको खोल के देखा तो मैं, पहले तो मुझे गुस्सा थी उस समय अपने आप से और स्कूल से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं जब खोल के देखा तो उसमें डेट 18 अक्टूबर पड़ी थी, और उसी दिन मेरा वो लेटर डिलीवर हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सी डेट है। मैंने उसको सही से रीड भी नहीं किया। मुझे ये उसमें बोला गया था कि अपने पेरेंट्स के साथ आप स्कूल आइए और आप अपना एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ाइए। तो मैं जब देखा तो मैंने उसको सही से रीड नहीं किया। फिर मेरी बहन, उसको मैंने कहा ले जाओ, मैं फिर धान काटना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब वो कुछ दूर निकल गई, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सीरियस लेके देखते हैं, थोड़ा मतलब देख लेना चाहिए, इतना भी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे उसी दिन जाना था, फिर मैंने आगे प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो जितने भी छोटे लोग हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो भी लोग मेरी तरह से निकल के आ रहे हैं, प्लीज आप वहां से निकलने का सोचो। क्योंकि वहां पे आप पढ़ नहीं सकते हो। आप आप स्कूल से आओगे, आप घर में कुछ देख रहे होगे, आप उसके बाद जो टाइम मिलेगा, पहली बात तो आपके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। आप अपने घर में नहीं देख रहे हो, आप बगल वाले घर में देख रहे होगे। आप बाकी जगहों पे आप बाकी जगहों पे अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करेंगी। तो मैं हाँ हाँ अब तुम बोल रहे थे कि वहां पे तुमको डिस्टर्ब होगा। आगे, हाँ। आगे चलो। तो मेरा ये है कि आप वहां से निकलने को सोचो, और निकलने के आपके पास ज्यादा चांसेस नहीं है। एक चांस मैंने अपनाया वो नवोदय विद्यालय था। और नवोदय विद्यालय में मैं नहीं गया होता तो ना मेरा ये मेंटल ग्रोथ होती, मैं ना इतना इंटेलेक्चुअल होता, ना मैं इतनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाता। जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई मैंने सबको ग्रैब किया, मैंने सबको यूटिलाइज किया। अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं नहीं कर पाता। तो वहां से मेरे पेरेंट्स को भी रिलीफ मिला, क्योंकि पढ़ाई में कुछ पैसा लग नहीं रहा था। तो मैं जब 7 साल के बाद निकला तो उन्होंने पहले ईयर में मुझे कोई दिक्कत नहीं करी, पहले ईयर में बोले जाओ तुम। सेकेंड ईयर में उन्हें दिक्कत आई, फिर आगे दिक्कतें आई। बट एटलीस्ट तुमको एक, जब ना निकल जाते हो कहीं कहीं से, तो फिर वहां से आगे रास्ते अपने आप बनने लगते थे, आप निकलने लगते हो, बढ़ने लगते हो आगे, क्योंकि और लोग आ जाते हैं जब आप वाकई में काम कर रहे होते हो। तो हमें लगता है लोग सपोर्ट करने के लिए आ ही जाते हैं। तो आप एक रास्ता अपना सकते हो कि आप फिफ्थ तक अपना जो भी है वो अपना पढ़ो आराम से, और उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स में आप एंट्रेंस दो और स्कूल निकल जाओ। दूसरा चीज, जो ट्राइबल कम्युनिटी अभी है, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक नया प्रोजेक्ट जो आई थिंक 2023 के बजट में अनाउंस किया गया था। अ, वो भी एक सेम मॉडल का स्कूल अनाउंस किया गया, शायद एकलव्य करके, एकलव्य स्कूल नाम करके है वो। रेसिडेंशियल सेटअप बिल्कुल नवोदय को कॉपी करके बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि उस कम्युनिटीज के लिए वो है। नवोदय के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में एक है और डिस्ट्रिक्ट में बच्चे बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि इस चेन को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत निकलेंगे फिर वहां से। दूसरी चीज जो डिफिकल्टी आ रही है, अगर आप ठीक है स्कूल पहुंच गए, स्कूल के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन में पैसा लगता है। आप दूसरी सिटी शिफ्ट करोगे, आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, आपकी फीस होगी, सब कुछ होगा। तो उसके लिए अभी तक मुझे भी कुछ नहीं आइडिया आया है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे अगर तुम पहुंच जाओगे ना, तो तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। फिर तुम्हारे अंदर, अगर तुम वाकई में अपने आप पे काम कर रहे हो, तो पहुंच जाओगे। इसलिए निकलना बहुत जरूरी है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम जिस सिचुएशन से आते हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे रह के कुछ कर पा रहे हो। अगर आप एक जॉब भी सिक्योर कर ले रहे हो, तो जॉब तो सिक्योर कर ले रहे हो, बट
एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। आप वही पेट्रियार्की, वही डोमेस्टिक वायलेंस, वही सब कुछ वही फॉलो करोगे। आप बस फाइनेंशियली सिक्योर हो पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आप हम पुराने समय में नहीं रहे, हमें अब ग्रोथ करने की जरूरत है, हमें ये चीजें रिमूव करने की जरूरत है। जो चीजें गड़बड़ रही हैं उनको देखने की, एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उन पे काम करने की जरूरत है। तो वहां पे रह के तो नहीं हो सकता, क्योंकि सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आपके पास अगर स्कोप ही नहीं हुआ, आप दूसरे को देख ही नहीं पाओगे, तो वहां पे नहीं लगता कि कुछ काम का मिलेगा। तो इसलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। यस। बहुत मजा थैंक यू आया सर। तुम्हारी बात सुन के। और थोड़ा सा मुझे एंथुजियाज्म भी बढ़ गया कि इस तरह से गांव से भी बच्चे निकल पा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना नहीं था। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी बिल्कुल सर। तो जो बेस है ना, वो हाँ सर। शहर के लोगों का ही है। हाँ पहला हाँ। मिला है, नहीं मुझे दो तीन मिले हैं जो ये गांव, सर। लेकिन वो अभी एक और है। यस। वो एक डेली। और मैंने आपका, हाँ, वीडियो देखा था, वो बिहार के थे, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय से ही थे। तो तो ये स्कूल बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और जरूरत है। अगर वो हो जाए तो हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम तो आगे काफी बढ़ चुके हो, थोड़ा सा अब इंग्लिश यस सर। और इंग्लिश भी थोड़ी और इम्प्रूव करो, ऐसा लगता है हाँ क्योंकि हाँ सर। वो वो कर लेंगे सर। ओके। तो चलो यस। नीरज, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी बात सुन के। और जो तुम बोल रहे हो वो मुझे बिल्कुल सहमत में हूँ मैं तुमसे। भाई तुम ठीक बोल रहे हो और ठीक आगे करोगे। और मुझे तुमसे यस। एक दो महीने के बाद कुछ और बातें करनी, अभी आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो ठीक है अभी सर। हम यहीं खत्म करते हैं और फिर ठीक है सर। बाद में मैं तुमसे और, तो लास्ट में कुछ बोलना है तो बोलो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जनरली ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि, क्योंकि ये स्टोरियां अगर बाहर निकल के नहीं आएंगी तो बाकी बच्चे नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मेरे आगे मैंने देखी थी जो स्टोरियां कभी बाहर नहीं आ पाई, वो स्टोरियां जब मैंने देखी, क्योंकि मेरे गांव के थे तो मुझे एक्सेस मिला, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर ये बाकी लोगों तक पहुंचेगा, उनको एक ऑप्शन दिखेगा, तो शायद वो ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करेंगे तो उसमें से कुछ लोग बाहर आएंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद सर, मुझे भाई एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, ये दुनिया का पहला है, ऐसा कहीं नहीं है। यस। यस सर। यस सर। कहीं नहीं, कहीं यस किसी सर। ने सोचा ही नहीं है ये। मैं कहना, मुझे कहने में इसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि मैं यस सर। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने किया इसलिए है कि आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं जैसे तुम जैसे, यस। वो बहुत आगे निकले हुए हैं। क्योंकि तुमने कहा ना मैं गूगल में चलाता था, हमारे जमाने में था नहीं यस। है। तो हम हाँ वैसे वैसे ही रहते थे, सिर्फ अपने सीनियर हाँ से हाँ। बात कर सकते थे। यस। यस। ठीक है। आजकल के बच्चे जो है, लड़के लड़कियां जो है, वो अपने आप को इम्प्रूव ऐसे करते हैं जैसे तुमने बताया। और अगर उनके यस। पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ। उन्हें कोई चांस नहीं देता बोलने का। यस। मैंने कहा ये बकवास है। ये क्यों चल रहा है कि भाई हमारे बच्चे हैं, उनको हम कहते हैं कि देश को तुम आगे बढ़ाओ, लेकिन यस। आप चुप रहो। कैसे बढ़ेगा सर? देश को तो आगे बढ़ाओ लेकिन अभी चुप रहो। अरे भाई कैसे चुप रहो? ये तो डेमोक्रेसी है, हर को बोलने का हक है। यस सर। तो मैंने इसलिए ये चैनल लगाई और ये शुरू करी। और बिना किसी से कंसल्ट करे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे, मैंने कहा बस मैं शुरू यस। करता हूँ, चलो छुट्टी। और देखें यस। क्या होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत लड़के लड़कियां थे दिल्ली के, यस। वहां के, जो मेरे यस। साथ शुरू से लगे हुए थे। उनके साथ मेरा यस। साथ था कॉलेज में, मैं कभी कभी उनको लेक्चर भी देता था। तो मैंने यस। कहा ये अब मेरा ये एम है कि यस ये सर। चैनल हर भाषा में होना चाहिए। यस सर। हर भाषा में होना चाहिए, यस वॉइस सर। फॉर ऑल। हर सर एक, मैंने। हर एक की आवाज, सबकी आवाज नहीं, यस सर। हर यस एक की आवाज, ये मेरा स्लोगन है। मैंने इसीलिए हिंदी में और चूज किया, क्योंकि शायद मैं इंग्लिश में ट्राई करता तो मेरा निकल जाता, मैं थोड़ा थोड़ा बोल के अपना आराम से निकाल लेता, मुझे उतनी कोई इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने और हिंदी में इसलिए फोकस किया क्योंकि
जनरली मैं देखा पूरे चैनल पे लगभग लोग इंग्लिश में आगे बात कर रहे हैं, तो जो लोग हिंदी, जैसे मैं 12th में था, मैं हिंदी समझ नहीं, इंग्लिश समझ नहीं पाता था, मुझे उतनी इंग्लिश, मैं थॉट उनके ग्रैब ही नहीं कर पाता था। तो मैं इंग्लिश के लेक्चर बहुत कम देखता था 12th तक। 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे समझ आने लगी, मैंने काम किया। तो मैंने हिंदी में इसलिए बोला कि बाकी जो जनरेशन है, केवल यूजी की नहीं, यूजी के पहले की जनरेशन, वो अगर इसको कहीं से पाती है, कहीं से एक्सेस मिलता है उसको, वो देख पाती है, वो ढूंढ पाती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा ना कि हिंदी में उसको समझ भी आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे पास तो इतना अब टाइम है नहीं, लेकिन यस। मेरा मेरी इच्छा ये है कि ये चैनल अब एक हिंदी की चैनल शुरू होगी, और यस उसके बाद बंगाली, मराठी, हाँ हाँ, हर भाषा में तो होगी, जिससे कि होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन यस। ये तो मेरा सिर्फ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे इराद सोचना था कि ऐसी चैनल होनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो होनी यस। चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मैं अब तरीका ऐसा निकालता हूँ कि सारे यस। देश में लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हाँ इंग्लिश चलनी हाँ चाहिए और बाकी भी चलनी चाहिए। तो ये हाँ देखो हाँ। करेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, सोचने की बात यस। है। तो अभी तो चलो इतना बहुत है, मैं ये रिकॉर्डिंग यस। बंद करता हूँ और अपन थोड़ी यस। सी बात और आगे करेंगे। सो थैंक यू। ठीक है। बहुत बहुत नीरज, बहुत अच्छा लगा तुमसे सारी बातें सुन के। चलो, यस। I'll be back with another young person or an expert soon. Bye till then. Bye everybody.